बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी लैब नंबर 6 है और लैब नंबर 6 में हमने प्रैक्टिस करनी थी मेथड ओवरलोडिंग के बारे में कि ये मेथड ओवरलोडिंग क्या चीज़ है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इसका परफॉर्म करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं आपको। तो इसको करने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैंने जो लेक्चर नंबर 9 में मेथड्स वाला लेक्चर था उसके अंदर बताई भी थी कि ये आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी मेथड डिक्लेयर कैसे करते हैं। मेथड को डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप उसकी कोई एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, उसके बाद कोई उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद मेथड का कोई वैलिड नेम लिखेंगे, उसके बाद उसके पैरेंथेसिस ओपन होते हैं और इनके अंदर अगर आपने कोई इनपुट देनी है तो वो आप लिखते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी होती है। ये मेथड को डिक्लेयर करने का तरीका है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मेथड का सिग्नेचर क्या होता है कि ये जो आपके मेथड का नेम है, नेम प्लस जो आप इसको इनपुट पैरामीटर दे रहे हैं, इनपुट पैरामीटर्स की लिस्ट दे रहे हैं, इसको आप कहते हैं कि ये मेथड का क्या है, सिग्नेचर है। और ये टोटल मिला के आप इसे कहते हैं कि ये मेथड का सिग्नेचर है। ठीक है, ये मतलब कुछ टर्म्स थी जो आपको पहले से क्लियर होनी जरूरी है ओवरलोडिंग को समझने से पहले। अब हम देखते हैं कि ये ओवरलोडिंग क्या होती है। ओवरलोडिंग की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि मेथड ओवरलोडिंग, फॉर्मल डेफिनेशन इसकी ये है, क्रिएट मोर देन वन मेथड with same name but different signature in a class। तो ये मेथड ओवरलोडिंग की फॉर्मल डेफिनेशन है कि अगर आप एक से ज़्यादा मेथड सेम नेम के सेम क्लास में बनाएं लेकिन उनका सिग्नेचर डिफरेंट हो तो इसे आप कहते हैं कि ये आपने मेथड ओवरलोडिंग कर दी है। अब मेथड का सिग्नेचर डिफरेंट होने से क्या मुराद है ये हम देखते हैं। मेथड के सिग्नेचर को मैंने आपको बताया कि नेम प्लस इनपुट पैरामीटर्स जो हैं ये मिला के आपका मेथड का सिग्नेचर बनता है। अब इनपुट पैरामीटर्स किस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहला है कि नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स कि ये डिफरेंट हो आपकी, तो आप कहते हैं कि ये आपके मेथड का सिग्नेचर यूनिक है। जैसे कि आपके पास एक मेथड है वॉइड एरिया और इसको आपने कोई भी इनपुट नहीं दी, आप एक और मेथड बना रहे हैं वॉइड एरिया, इसे आपने कहा कि आपको इंटीजर टाइप की कोई इनपुट मिलेगी और एक ही इनपुट मिलेगी। एक और आप बना रहे हैं वॉइड एरिया, इसे आपने कहा कि आपको 2 इनपुट्स मिलेंगी। ठीक है, एक और इसी तरह आप बनाएंगे 3 इनपुट्स दे दें, 4 दे दें, आप 2 जितनी आप दे सकते हैं इनपुट्स उतनी इनपुट्स दे दें। तो अब इन तीनों मेथड्स के अंदर देखें इसका सिग्नेचर क्या है, इसका नेम और इसका नेम और इसका नेम, तीनों का नेम सेम है लेकिन इसमें कोई इनपुट नहीं है, इसमें आपकी एक इनपुट है, इसमें आपने 2 इनपुट्स दिए हैं। तो इस तरह से आपका जो सिग्नेचर है ये डिफरेंट है, इन तीनों मेथड्स का सिग्नेचर डिफरेंट है। और ये किस बेस पे है कि नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स आपने डिफरेंट किए तो आपका सिग्नेचर तीनों मेथड्स का डिफरेंट हो गया है। अब हम इसके बाद दूसरा देखते हैं कि और कौन सा तरीका है कि हम सिग्नेचर को यूनिक बना सकते हैं। दूसरा तरीका है जी आपका टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर्स। अगर ये डिफरेंट हो तो भी आपका सिग्नेचर डिफरेंट काउंट किया जाता है। जैसे कि आपने एक बनाया वॉइड एरिया और उसे आपने इंटीजर टाइप की इनपुट दे दी, एक ही इनपुट दी। एक और आपने बना दिया वॉइड एरिया, आपने इसको स्ट्रिंग टाइप की इनपुट दे दी। ठीक है, अब इस केस में देखें इसकी इनपुट भी एक है, इसकी इनपुट भी एक है लेकिन ये इंटीजर टाइप की है जबकि ये स्ट्रिंग टाइप की है, तो इन दोनों का सिग्नेचर भी आपका डिफरेंट हो गया। सेम केस आप मोर देन 1 इनपुट्स के लिए भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने इसे कहा कि आपको एक इंट ए मिला है, दूसरा स्ट्रिंग बी है, ये आपने 2 इनपुट किसी एक मेथड को दे दी
और आपने एक और मेथड बना लिया, उसमें आपने कह दिया कि ये डबल ए है और डबल बी है। अब देखें इन दोनों केसेस में जो आपके टाइप्स ऑफ इनपुट पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसकी इनपुट पैरामीटर्स की टाइप्स क्या है, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है इसमें देखें एक इंटीजर है, पहला इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है, और इसमें क्या है कि दोनों डबल हैं। तो नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर दोनों में 2 हैं, लेकिन टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर्स दोनों में डिफरेंट है। तो इस तरह से भी आपका मेथड का सिग्नेचर यूनिक हो जाता है। हालांकि नेम इन सब के सेम है, लेकिन इनका सिग्नेचर यूनिक है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर। और उसके बाद एक और चीज होती है तीसरी, जिसकी बेस पे आप यूनिक कर सकते हैं, वो होता है सीक्वेंस ऑफ इनपुट पैरामीटर। तीसरा है आपका सीक्वेंस ऑफ इनपुट पैरामीटर्स। अगर ये डिफरेंट हो तो भी आपका मेथड का सिग्नेचर यूनिक हो सकता है। कैसे कि अगर फर्ज किया आपने एक फंक्शन बनाया वॉइड एरिया, और आपने इसे पहला इंटीजर दिया, दूसरा स्ट्रिंग दिया, इनपुट के लिए 2 वैल्यूज दिए, पहली इंटीजर है, दूसरी स्ट्रिंग है, और एक और फंक्शन आपने बना दिया एरिया। इसको भी आप 2 ही वैल्यू दें, लेकिन पहली स्ट्रिंग दे दें, दूसरी इंटीजर दे दें। अब इस केस में देखें आपकी नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर सेम है दोनों के अंदर, टाइप्स ऑफ इनपुट पैरामीटर भी सेम है। इसमें एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, इसमें भी एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, लेकिन जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। इसमें पहले इंटीजर है, बाद में स्ट्रिंग है, इसमें पहले स्ट्रिंग है, बाद में इंटीजर है। तो इस चीज के ऊपर भी आपका जो मेथड का सिग्नेचर है ये डिफरेंट हो सकता है। तो इससे आपको क्या समझ आई कि मेथड कोई भी है, आप एक से ज्यादा मेथड्स बना सकते हैं। आप एक से ज्यादा मेथड किसी भी फंक्शन क्लास के अंदर अगर बनाएंगे तो आपको उसके लिए उनका सिग्नेचर यूनिक करना पड़ेगा। और सिग्नेचर यूनिक आप 3 तरह से कर सकते हैं कि आप जो पैरामीटर उसे पास कर रहे हैं, या तो नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर चेंज कर दें, या टाइप्स ऑफ इनपुट पैरामीटर्स को चेंज कर दें, या फिर सीक्वेंस ऑफ इनपुट पैरामीटर्स को चेंज कर दें। और जिस टाइम पे आपके यूनिक फंक्शंस होंगे सेम नेम के एक ही क्लास के अंदर, तो आप इस फिनोमेना को क्या कहते हैं कि ये आपने क्या कर दी है, ओवरलोडिंग कर दी है, या मेथड ओवरलोडिंग कर दी है। ठीक है, और अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फर्ज किया हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास 2D शेप्स के लिए हम क्लास बना लेते हैं। 2D शेप्स कौन सी होती हैं? जो नॉर्मल ज्योमेट्री की शेप्स हैं जिनमें एक्स वाई एक्सेस होते हैं, सिर्फ उन्हें 2D शेप्स कहते हैं। और इसके अंदर आप जो है ना 2 इनपुट्स ले लें यूजर से, एक इंटीजर लेंथ ले लें, एक इंटीजर विड्थ ले लें। अब आप इन 2D शेप्स का एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो अब एरिया के लिए आप फंक्शंस बनाना चाह रहे हैं कि भाई आप डिफरेंट टाइप के इनपुट्स के लिए भी एरिया फाइंड कर सकें। जैसे आप ये कहें कि आपने एरिया फाइंड करना है वाइड एरिया, लेकिन आपसे कोई भी इनपुट प्रोवाइड ना करें और इस एरिया के फंक्शन के अंदर आप कोई कैलकुलेशन कर लें कि भाई एरिया फाइंड इस तरह से आपने करना है। या फिर जिस तरह आप स्क्वायर्स का एरिया फाइंड करते हैं, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आपको एक इनपुट उसको लेंथ देनी पड़ती है, तो उसके बाद आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें लेंथ से, तो आपको एरिया मिल जाएगा। अच्छा, अगर आपने रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है तो आपको 2 इनपुट्स देनी पड़ती हैं। आप इंट ए आप देंगे, एक इंट बी देंगे, और इसी तरह आपने लेंथ इंटू विड्थ या ए इंटू बी जिस टाइम पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखें एक एरिया का फंक्शन बनाया है एक क्लास के अंदर, और सेम नाम है एरिया का, लेकिन आप उसे 3 तरह से कॉल कर सकते हैं। अगर आप एरिया को बगैर किसी इनपुट के कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर एरिया को किसी एक इनपुट के साथ कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर एरिया को 2 इनपुट्स के साथ कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। और ये जो आपने एक से ज्यादा फंक्शन बना दिए हैं सेम नेम के बट डिफरेंट सिग्नेचर के साथ, तो इस फिनोमेना को आप कहते हैं कि ये आपने क्या कर दी है, मेथड्स की ओवरलोडिंग कर दी है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाता हूँ इस एग्जांपल को कि हम कैसे इनको कॉल कर सकते हैं।
ये देखें, ये मेरी एक ऑलरेडी पैकेज वगैरह बना हुआ है। इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ 2D के नाम से, 2 डायमेंशनल्स के नाम से मैंने एक क्लास बना ली है इसके अंदर। और इस क्लास के अंदर मैं 2 डिफरेंट वेरिएबल्स बना लेता हूँ, एक लेंथ के लिए और एक विड्थ के लिए। ठीक है, अब मैं एरिया का फंक्शन कैलकुलेट करता हूँ, जैसे पब्लिक वॉइड एरिया, और इसे मैं कॉल कर देता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया फंक्शन विद नो इनपुट। ठीक है, कि जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो आपको स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है कि ये एरिया फंक्शन था जिसकी कोई इनपुट नहीं है, वो वाला कॉल हुआ है। अब अगेन मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ पब्लिक वॉइड एरिया, और उसे मैं कह देता हूँ कि आपको सिर्फ लेंथ मिलेगी इनपुट पे। आपने देखें इसमें एक इनपुट दे दिया, तो आपने स्क्रीन पे क्या शो करवाना है, डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस कर दें 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, कि लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। अब इसी तरह पब्लिक वॉइड एरिया एक और फंक्शन बना लेता हूं जिसको मैं 2 इनपुट्स दे देता हूं, लेंथ भी और विड्थ भी, और स्क्रीन पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, और प्लस कर देता हूँ मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया इस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये आपने देखें एक क्लास के अंदर 3 फंक्शन बना दिए। एक फंक्शन है जिसको आपने कोई भी इनपुट नहीं दी, ये जब भी एग्जीक्यूट होगा तो स्क्रीन पे आपको ये नजर आ जाएगा कि एरिया फंक्शन विद नो इनपुट। दूसरा, आपने जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया तो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा कि स्क्वायर का एरिया आपका इतना हो गया है। जब आपने 2 इनपुट्स इसको दिए हैं तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा कि रेक्टेंगल का एरिया इतना है। अब हमने इसको टेस्ट करना है, तो आप 2D का ऑब्जेक्ट बना लें। 2D इसका ऑब्जेक्ट आप बना लें स्क्वायर के नाम से, इज इक्वल टू न्यू 2D। ये आपने एक इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उसके बाद आप करें जी कि स्क्वायर का एरिया फाइंड करें, स्क्वायर डॉट एरिया, और इसको लेंथ प्रोवाइड कर दें 5, कि अगर आपकी इसके 5 की लेंथ प्रोवाइड करते हैं तो आपको एरिया इसका दिखा दे। आप प्रोग्राम को सक्सेसफुली जब रन करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर देखें आ गया कि स्क्वायर का एरिया कितना है, 20 है। ठीक है, अच्छा ये 20 एक्चुअल में हमारा एरिया का फार्मूला गलत लगा हुआ है। स्क्वायर का एरिया लेंथ एल स्क्वायर होता है, मतलब 4 इंटू लेंथ नहीं होता, लेंथ इंटू लेंथ होगा। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ फार्मूले को। और इसी तरह ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ इंटू विड्थ होता है, 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं होते। अच्छा ये देखें, आपने इस फंक्शन को कॉल किया स्क्वायर डॉट एरिया करके, तो अगर एक इनपुट दिए तो उसने आपको एक इनपुट के केस में एरिया बता दिया। आप इसी तरह अगर इसको स्क्वायर डॉट एरिया सिंपल कॉल कर लेते हैं तो ये आपको आउटपुट पे दिखा देगा इसके लिए कि भाई ये फंक्शन है जिसको कोई भी इनपुट आपने नहीं दी। तो ये देखें ये आ गया कि एरिया फंक्शन विद नो इनपुट। और अगर फर्ज किया आप इसे 2 इनपुट्स दे देते हैं, स्क्वायर डॉट एरिया आप इसे 5,4 दे देते हैं, तो ये इनको मल्टीप्लाई करके 5 4 20 आपको आंसर दिखा देगा। ये देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40 और 20। तो इस तरह से आपने देखें सेम नेम के फंक्शन को डिफरेंट इनपुट्स के साथ कॉल किए और आपको डिफरेंट आउटपुट्स मिल गए हैं। और ये सबसे बड़ा फायदा है ओवरलोडिंग का। अगर ये ओवरलोडिंग ना होती तो आपको इस तीनों काम के लिए ये जो फंक्शन आपने एरिया का बनाया था इसका नाम डिफरेंट रखना पड़ता। और जब आप बड़े प्रोग्राम्स पे काम कर रहे होते हैं तो ये अप्रोच कोई अच्छी अप्रोच नहीं है कि आपने जब काम सिमिलर काम करना है, एरिया ही फाइंड करना है, तो आप फंक्शंस के नाम डिफरेंट रखें। तो उसमें नुकसान ये होता है कि जब बाद में आपको भूल जाता है कि मैंने इस चीज़ का एरिया फाइंड करने के लिए जो फंक्शन लिखा था उसका नाम क्या था। लेकिन अगर नाम सेम होगा तो फिर आपको ये नहीं भूलेगा कभी भी कि इसका नाम क्या है, नाम आपको पता है कि सेम है, फिर आपने जस्ट नंबर ऑफ इनपुट्स डिफरेंट करके इसको कॉल कर लेना है। अब इस केस के अंदर ये जो आपके सामने ओवरलोडिंग हुई है ये
किस बेस पे मेथड्स का सिग्नेचर यूनिक था, नंबर ऑफ इनपुट्स की बेस पे। यहाँ पे 0 इनपुट थी, यहाँ पे 1 इनपुट थी, यहाँ पे 2 इनपुट्स थी। आप इसी तरह टाइप्स ऑफ इनपुट भी डिफरेंट कर सकते हैं। मजीद फंक्शन इसी क्लास के अंदर बना लें, पब्लिक वॉइड एरिया, कि आप इसको एक इंटीजर दे दें और दूसरा आप इसको स्ट्रिंग दे दें, स्ट्रिंग भी। अब ये दोनों डिफरेंट चीजें, ये भी 2 इनपुट्स हैं, ये भी 2 इनपुट्स हैं, लेकिन ये तब एग्जीक्यूट होगा जब पहला इंटीजर और दूसरा स्ट्रिंग मिलेगा। तो इस केस में स्क्रीन पे हम प्रिंट करवाते हैं system.out.println फंक्शन विद फर्स्ट इंटीजर सेकंड स्ट्रिंग, कि ये वो वाला फंक्शन है जिसमें फर्स्ट इंटीजर है और सेकंड स्ट्रिंग है। और इसी तरह आप सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट्स भी डिफरेंट कर सकते हैं। पब्लिक वॉइड एरिया, यहाँ पे आप कर दें स्ट्रिंग ए इंट बी। इन तीनों केसेस में ये भी डिफरेंट होगा क्योंकि इसके अंदर भी जो आपने सीक्वेंस लिखा है वो डिफरेंट है। system.out.println फंक्शन विद स्ट्रिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कि जिसमें स्ट्रिंग पहले आती है और एंड सेकंड है। अब देखिए इन तीनों केसेस के अंदर यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ इनपुट 2 है। तो आपके नंबर ऑफ इनपुट सेम है, लेकिन यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनपुट दोनों इंटीजर हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनपुट एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनपुट भी एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। तो इन दोनों के दरमियान तो टाइप की बेस पे ओवरलोडिंग हो रही है, लेकिन इन दोनों के दरमियान टाइप की बेस पे ओवरलोडिंग नहीं हो रही, क्योंकि दोनों में सेम टाइप्स हैं। एक इंटीजर है, दूसरी स्ट्रिंग है, इसमें एक इंटीजर है, दूसरी स्ट्रिंग है। तो लेकिन यहाँ पे इंटीजर पहले है, स्ट्रिंग बाद में, यहाँ पे स्ट्रिंग पहले है, इंटीजर बाद में। तो ये सीक्वेंस ऑफ इनपुट्स जो है ना, इसकी बेस पे इनके दरमियान ओवरलोडिंग हो रही है। तो अगर आप इनको कॉल करवाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये देखें ये दोनों इंटीजर्स आपने दिए थे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया था। और अगर आप इसको स्क्वायर डॉट एरिया एक इंटीजर दें और दूसरी कोई स्ट्रिंग दे दें, तो अब आपका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो वाला कॉल होगा कि जिसमें फर्स्ट इंटीजर है, सेकंड स्ट्रिंग है। तो ये देखें फंक्शन विद फर्स्ट इंटीजर सेकंड स्ट्रिंग, ये वाला कॉल हो गया। और अगर आप इसको स्क्वायर डॉट एरिया पहले स्ट्रिंग दे दें फिर उसके बाद दूसरा इंटीजर दे दें, अब जब इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि फंक्शन विद स्ट्रिंग फर्स्ट और इंटीजर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये ओवरलोडिंग परफॉर्म की है यूनिक सिग्नेचर्स के साथ। और यूनिक सिग्नेचर करने के 3 तरीके थे जो आपके सामने मैंने परफॉर्म किए हैं। अब एक चीज जो है ना, कल हमने पढ़ी थी आर्गुमेंट प्रोमोशन वाली, वो चीज आपने ध्यान रखना है। फर्ज किया कि यहाँ पे एक और फंक्शन मैं बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड एरिया डबल ए स्ट्रिंग बी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system.out.println फंक्शन विद डबल फर्स्ट एंड स्ट्रिंग सेकंड। ये वो फंक्शन है जिसमें डबल पहले आता है और स्ट्रिंग बाद में आता है। अब अगर यहाँ पे एक और फंक्शन, ये जो इंटीजर वाला था, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट। ठीक है, अब देखें इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट फ्लोट है और सेकंड स्ट्रिंग है, जबकि यहाँ पे क्या है कि पहला डबल है और दूसरा जो है ना वो स्ट्रिंग है। अब इन दोनों में बजाय तो टाइप्स का डिफरेंस है कि इसमें पहले एक फ्लोट है एक स्ट्रिंग है, इसमें एक डबल है एक स्ट्रिंग है, इनके अंदर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब अगर मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू देके, जिस तरह ये मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ था, बाकी मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ एक इसी को लिखे रहने देता हूँ कि मैंने इसको पहला इंटीजर दे दिया, दूसरा इसको मैंने स्ट्रिंग दे दी है। तो अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये फ्लोट वाला या डबल वाला? तो ये कंफ्यूजन है क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर फ्लोट में भी प्रमोट हो सकता है और डबल में भी प्रमोट हो सकता है। फ्लोट के अंदर जो उससे हायर नेक्स्ट टाइप है उसके अंदर प्रमोट हो जाएगा, तो ये उसको मिल गया। अगर मैं इनकी तरतीब ऊपर नीचे कर देता हूं फिर क्या होगा, अब अगर इसको मैं रन करूंगा तो भी देखें कि ये फ्लोट पहले आ गया और जो स्ट्रिंग है ये बाद में आ गया। यानी कि इसने सबसे पहले क्या किया कि जब इंटीजर आपने दिया, इंटीजर टाइप का फंक्शन इसको यहाँ पे मिला ही नहीं,
कि जिसमें पहला इंटीजर हो और दूसरा स्ट्रिंग, तो इसने पहली स्टेप के ऊपर इंटीजर को फ्लोट में प्रमोट किया। जब ये फ्लोट में प्रमोट हुआ तो उसको ये वाला फंक्शन मिल गया और उसने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। अगर फर्ज किया कि ये वाला फंक्शन भी ना होता, ये फ्लोट वाला भी ना होता, तो फिर इस केस में क्या होता कि वो अगेन इसको प्रमोट कर देता डबल के अंदर। जब डबल के अंदर ये प्रमोट होता तो फिर आप देखते कि ये डबल फर्स्ट आ गया और स्ट्रिंग सेकंड आ गया। तो ये स्टेप बाय स्टेप आर्गुमेंट प्रमोशन हो रही है आपके पास कि आपने कोई वैल्यू उसको दी है, जिस टाइप का फंक्शन अवेलेबल नहीं है तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसको 1 by 1 प्रमोट करता जाएगा, और जहाँ पे उसको उससे रिलेटेड फंक्शन की वैल्यू मिल गई तो वहाँ पे उसने उसको एग्जीक्यूट करवा देना है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे कोई ऐसी इनपुट दे दी है कि जिस टाइप का फंक्शन आपने डिक्लेयर ही नहीं किया था, तो आपको एक एरर मिल जाता है। और वो एरर क्या होता है, ये इसको अगर मैं प्रोग्राम को सेव करूंगा तो ये आपके सामने एरर आ जाएगा कि नो सूटेबल फाउंड फॉर एरिया इंट स्ट्रिंग और इंट। आपने जो इनपुट दी है एरिया के अंदर वो पहले इंटीजर, स्ट्रिंग और इंटीजर है, इसके लिए कोई भी सूटेबल फंक्शन आपका नहीं मिला। और ये आपके नेटबीन्स के अंदर आपको इशू कर देगा एरर कि भाई आपके फॉर्मल और एक्चुअल आर्गुमेंट्स के अंदर डिफरेंस है। आपको पता है कि ये आपके एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं और यहाँ पे जो आपने डिफाइन किए हुए हैं ये आपके फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स में आप इंट स्ट्रिंग इंट दे रहे हैं, लेकिन फॉर्मल आर्गुमेंट में आपके पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जो इंट स्ट्रिंग और इंट को हैंडल कर सके। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें थी हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो आई होप कि ये मेथड ओवरलोडिंग वाली लैब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई है।